So welcoming you all to the class number 1 of chapter number 7, which is the head number 5, iOS. Very interesting one और बड़ी वैरायटी ऑफ इनकम्स आएंगी जी इसके अंदर, बिकॉज रेजिडरी सेक्शन है तो बाकी 4 सेक्शंस हेड्स ने जो इनकम्स को छोड़ दिया वो सारी आकर इसके अंदर फॉल करेंगी. सो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटा सा चैप्टर है जी. एज यू कैन सी इट इज ऑफ 20 पेजेस, ठीक है. एंड मोस्ट लाइकली कोशिश पूरी ये रहेगी कि कल की क्लास के अंदर बाय टुमारो वी विल फिनिश इट अप और 5 हेड्स हमारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है. सो आइए जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सेक्शन 56. कोई भी हेड शुरू करते हैं तो हमने कहा सर पहले स्कोप बताइए कि कौन सी इनकम यहां पर आ सकती है. तो एज पर द सेक्शन 56 सबसेक्शन 1, इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टोटल इनकम, मतलब एग्जाम्प्ट ना हो, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम को टोटल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता. मैंने आपको पहले भी बोला था एग्जाम्प्ट इनकम का जो आपका चैप्टर है उसका नाम क्या है, इनकम विच डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ठीक है, जो कि टोटल इनकम में ऐड नहीं की जाती. तो वो कहता है कि जी पहले तो वो इनकम सारी ले लो जो एग्जाम्प्टेड ना हो. शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम टैक्स. कौन सा हेड? iOS. इफ नंबर 2 कंडीशन, वो कहता है कि ये किसी और 4 हेड्स में टैक्सेबल ना हो रही हो. 2 ही शर्तें हैं, एक तो इनकम होनी चाहिए और वो एग्जाम्प्ट इनकम ना हो और पहले 4 हेड्स में इंक्लूडेड ना हो. अगर आप ये तीनों शर्तें पूरी कर देते हैं तो उस इनकम को हम iOS के अंदर ले लेंगे. ठीक है. सो फॉलोइंग कंडीशंस अगर आप इस हेड में आना चाहते हैं, नंबर 1 इनकम होनी चाहिए, नंबर 2 इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी चाहिए और नंबर 3 4 हेड्स में किसी भी और हेड ऑफ इनकम के अंदर वो कवर अप ना होती हो. तो ये रेजिडियरी सेक्शन है और इसके अंदर फिर वो आके वो फॉल हो जाएगी. ये कहानी तो आपको किसने सुनाई? सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 में, ठीक है. बट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 कुछ और ही बात कहता है. कह रहा है हाउएवर फॉलोइंग इनकम्स तो iOS में ही आएंगी. फिर से बोल रहा हूं जी, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 कुछ और कहता है कि जी अब जो आपको इनकम्स बताने जा रहा हूं ये तो इसी हेड में आएगी, किसी और हेड के अंदर नहीं जा सकती. क्लियर? तो ये तो होगी जी हमारा कि ये क्राइटेरिया पूरा कर दो, यहां पर आ जाओगे. 56 सबसेक्शन 1 ने क्या बोला? हमें क्राइटेरिया बताया, कंडीशन बताई और ये सारी इनकम यहां पर आ जाएंगी. बट 56 सबसेक्शन 2 ने इनकम के नाम लेकर बुलाया है और कहा है कि जी आप तो iOS में ही आओगे. पॉइंट नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिविडेंड्स. मैंने कहा सर डिविडेंड इनकम तो iOS में ही जाएगी. और मैंने कहा कि सर अगर मेरा शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस हो तो भी ये iOS में ही जाएगी, क्योंकि डिविडेंड को नाम लेकर 56 सबसेक्शन 2 ने, ठीक है, ये 56 सबसेक्शन 1 में नहीं लग रहा, इस पे 56 सबसेक्शन 2A लग रहा है, जिसने नाम लेके बोला कि डिविडेंड इनकम कहां पे टैक्सेबल होगी? iOS के अंदर. नेक्स्ट, लॉटरी विनिंग्स. Winning from the lotteries, crossword puzzle, races including horse races, card games, any other game of any sort, or from the gambling, betting, जिसके अंदर और द फॉर्म और द नेचर व्हाटसोएवर. क्लियर है? इसी को वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है. तो वो कहता है कि जी लॉटरी इंक्लूडिंग द विनिंग फ्रॉम द प्राइजेस awarded to any person by the draw of lots or the chances or in any other manner whatsoever under any scheme or the arrangement by whatever name called. ठीक है जी. वो कहता है कि जी जिसके अंदर कोई चांस है, कोई लॉटरी, इस तरह की, अगर आप बैटिंग गैम्बलिंग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे ख्याल से 10,000 तरह की होती है, ठीक है. बड़े लोग डॉग रेसेस करवाते हैं, उस पर भी शायद पैसे लगते होंगे, ठीक है. हमने जो मूवीज में देखा है कॉक फाइट होती है, ठीक है, एक कॉक को दूसरे कॉक से लड़वाया जाता है और उसमें उस पर पैसे लगाए जाते हैं, ठीक है. और जैसे भी जिसके अंदर कोई प्रोबेबिलिटी पे आप प्ले कर रहे हैं कि इसके जीतने के चांसेस कम हैं, ज्यादा हैं, ठीक है. जैसे क्रिकेट पे अगर आप पैसे लगा रहे हैं, इंडिया में तो इलीगल है, ठीक है, बट लंदन के अंदर इट इज लीगलाइज्ड, ठीक है. तो उसके अंदर अगर आप उसमें भी बैटिंग लगा रहे हैं कि जी ये टीम चलेगी, ये प्लेयर चलेगा, और उसमें अगर आपके पैसे बन जाते हैं तो वो भी iOS के अंदर ही टैक्सेबल होगा, ठीक है. और फिर से बोल रहा हूँ जी लॉटरी विनिंग्स और इसमें ये सारी आ गई. कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट. तो वो कहता है आप किसी गेम शो में चले गए. बहुत देर पहले गेम शो ऐसे आता था, खुल जा सिम्पसन,
ठीक है। उसके अंदर जो वो होस्ट था वो 3 डोर्स होते थे, 1 2 3, और वो किसी एक डोर को के लिए कहते थे कि जी गेट नंबर 2 ओपन करो, और उसमें जो कुछ भी होता था, अगर कार होती थी, रेफ्रिजरेटर होता था, टीवी होता था या गिफ्ट हैम्पर होते थे, तो जितने का भी होता था वो आप जीत जाते थे, ठीक है। सो उसमें अगर आप कुछ भी इस तरह का जीत गए हैं ऑफ एनी गेम शो, एनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन और द इलेक्ट्रॉनिक मोड इन विच द पीपल कम्पीट टू विन द प्राइजेस और एनी अदर सिमिलर गेम, इन सबको हम iOS के अंदर ही टैक्सेबल करेंगे। क्लियर? चाहे कुछ लोग हो सकते हैं जी ऐसे, ठीक है, मेरे नोन में तो कोई नहीं है, बट शायद ऐसा कोई हो जी जिनसे पूछो कि जी लड़का आपका क्या करता है, तो कहते हैं लॉटरी खेलता है, ठीक है, फुल टाइम यही काम करता है, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है, जैसे वो फुकरे मूवी में करते थे, ठीक है, ये टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, और लॉटरी खेल के ही रोजी रोटी कमाते हैं। चाहे ये आपका बिजनेस ही क्यों ना, द इनकम इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड PGBP iOS। चलें आगे, एक और बात आपको बताता, PGBP में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर चला जाएगा, ठीक है, जो पर्सन लॉटरी बेच रहा है, ठीक है, तो उसने लॉटरी 100 रुपए की 80 में खरीदी और 100 में उसने बेच दी, उसका जो 20 रुपए का प्रॉफिट है वो iOS में नहीं आएगा, वो PGBP में जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस है। क्लियर? यहां पे जो वर्ड है दैट इज लॉटरी विनिंग्स। चलिए आगे। सर जो इसमें PGBP में जाएगा सर, जैसे आपने पहले बताया था, जो वो लॉटरी बेचता है वो भी जहाँ से खरीदता है, एक तरह का सर वो तो एजेंट ही हुआ जो बीच में, जैसे आपने बताया जो मार्केट में से काफी बड़ी, ठीक है, मैंने भी तो यही बोला कि 80 की खरीदी 100 की लॉटरी बेचती, जो जहाँ से वो खरीद के लेके आए या जो दोनों गवर्नमेंट है, आगे तो गवर्नमेंट ही बेच रही है, ठीक है, इंडिया के अंदर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉटरी खिला सकती है और कोई नहीं खिला सकती, तो जितनी भी लॉटरी है सारी पंजाब गवर्नमेंट ने ही इशू की है, ठीक है। सो इन दैट केस जो गवर्नमेंट की इनकम है वो भी PGBP में जाएंगी, और जो शॉपकीपर की इनकम है, ठीक है, तो उसकी इनकम भी उसी के अंदर जाएगी, बट जिसकी लॉटरी लगी है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द iOS, फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आपके सिर्फ एक क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा हूँ बिकॉज लॉटरी की अब बात चल रही है, इसके अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। मैंने कहा कि सर मेरे को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, मैंने 100 रुपए की लॉटरी खरीदी, 100 रुपया तो माइनस करो क्योंकि नेट इनकम मेरे को कितनी हुई 99,99,900 की, ठीक है, 100 रुपये तो मेरा खर्चा होगा, कहते हैं नो डिडक्शन, ठीक है। और जो लोग लॉटरी खरीदते हैं, ठीक है, वो एक नहीं खरीदते, वो 500 टिकटें खरीदते हैं, ठीक है, वो 2000 टिकटें खरीदते हैं, और लिटरली मतलब मेरे हिसाब से मैंने सुना हुआ ऐसे लोग हैं जो 10 लाख रुपए की लॉटरियां खरीद लेते हैं। अब 10 लाख रुपए में से एक लॉटरी लग गई 1 करोड़ की, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा टिकट्स लोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की, तो उसने क्या किया 10 लाख रुपए की लॉटरियां खरीद ली और उसकी जो प्राइज अमाउंट थी वो थी 1 करोड़, पूरा 1 करोड़ टैक्सेबल, आप उसमें से 10 लाख माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। एक और केस बताता हूँ, लॉटरी में अलग अलग प्राइजेस होते हैं, ठीक है, आप प्लीज वंडर मत करना मेरे को ये कैसे पता है मतलब अलग अलग प्राइजेस होते हैं, जो टॉप प्राइज होता है वो 1 करोड़ का होता है, फिर सेकंड प्राइज लेटर से 50 लाख का होता है, फिर 25-25 के 2-3 होते हैं, फिर 5-5 लाख के 20 प्राइजेस होते हैं, इस तरह से। तो किसी बंदे ने खरीदे 10 लाख की टिकटें, उसका एक प्राइज लगा 5 लाख का, समझ में आया आपको, उसका नुकसान हो गया। 10 लाख रुपए की लॉटरियां खरीदी, सिर्फ एक प्राइस निकला 5 लाख का, उसे 5 लाख पे फ्लैट 30% टैक्स, क्योंकि डिडक्शन तो कोई है नहीं, ठीक है, कोई भी डिडक्शन नहीं है, ना नील स्लैब रेट की ना कुछ, ठीक है। सो इसमें आपको नेकेड आई से देखने में पता लग रहा है कि जी लॉस हुआ है उसे 10 लाख की लॉटरीज के पीछे से 5 लाख का प्राइस मनी निकला, उस पर भी फ्लैट 30% का टैक्स है, ठीक है। नो मैटर वॉट, नो एक्सेप्शन, कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। चले आगे आते हैं जी। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द स्टाफ वेलफेयर स्कीम, any sum received by the assessee from his employees as a contribution to any provident fund, superannuation fund or the fund set up under the provisions of the Employee State Insurance Act or any other fund, if such income is not chargeable under the head PGBP, अगर वो PGBP में नहीं जाएगी तो वो यहाँ पर आएगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा ही आपकी डीम टू बी इनकम मान लिया जाता है, और अगर आप उसे ड्यू डेट से पहले पहले डिपॉजिट करवा देते हैं, इन दैट केस उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है, ड्यू डेट ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट, नॉट द इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट में। ये याद है PGBP का टॉपिक था। लेकिन
एक और लेट अस से मेरा जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, मेरा कोई बिजनेस है ही नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स करता हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, ठीक है। और 5-6 प्रॉपर्टीज मैंने रेंट पे दे रखी हैं, ठीक है। तो मैंने 2 एम्प्लॉयज रखे, एक को कहा कि जी आप बैंक करोगे, एक को आपने कहा कि रेंट कलेक्ट करोगे, एक को आपने कहा कि जी शेयर्स वगैरह सारे आप देखोगे, ठीक है। अब उन दोनों से मैं ESI और PF करवा रहा हूं, ये PGBP में नहीं जाएगा क्योंकि मेरा तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है। मेरी जो इनकम है वो सैलरी हेड से है, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, या कोई FD वगैरह बनवा रखी है तो IOS से, बट PGBP हेड में तो है ही नहीं। सो अगर मैंने उनको कहा कि सर आपका ESI काटूंगा, आप भी 12% डालो, मैं भी 12% डालूंगा, उसने मेरे को 12% दिया, वो मेरे IOS में ऐड हो जाएगा, और उसको अगर मैं जमा करवा दूंगा तो वो यहां से माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? तो वो कहता है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉय से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जो PGBP हेड में नहीं जा पा रहा तो वो आप IOS में लेकर आए, बट अगर आपका बिजनेस है फिर तो वो PGBP में ऐड होगा, PGBP में ही उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। चलें आगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, interest by way of interest on securities if it is not chargeable under the head PGBP। यहां पे भी उसने कंडीशन लगाई कि अगर ये इनकम PGBP में नहीं जाती, जैसे मैंने आपको बोला बैंक्स, ये बात क्लियर होती है आपको। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, देखिए इंटरेस्ट के लिए इसने क्या लिखा, कहता है अगर ये इनकम PGBP में नहीं जा रही तो आप IOS में लेकर आओ। ऊपर डिविडेंड के लिए ऐसा लिखा, डिविडेंड के आगे तो क्या है, फुल स्टॉप। डिविडेंड इनकम तो हमेशा कहां पर आएगी, IOS, चाहे मेरा बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे मैं ब्रोकर हूं, ठीक है, और शेयर्स ही खरीदता बेचता हूं, ठीक है, चाहे मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, मैं सिक्योरिटीज में ही डील करता हूं, तो अगर मेरे को इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो मेरे PGBP में जा सकती है, बट अगर डिविडेंड इनकम आ रही है वो तो IOS में जाएगी, क्योंकि 56(2) ने नाम लेकर डिविडेंड को बुलाया है, और विदाउट एनी कंडीशन। सेम इज फॉर द लॉटरी विनिंग्स, विदाउट एनी कंडीशन। नेक्स्ट, हायर इनकम फ्रॉम द प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर। यहां पे भी वो कहता है कि अगर ये आपका PGBP नहीं है, ठीक है, लेट से हम हैं ही कौन, टेंट हाउस वाले, ठीक है, वो जनरेटर, इक्विपमेंट, लाइट, कूलर, पखे, वाटर कूलर, ये सारी चीजें रेंट पे देते हैं। अब वो जो रेंटल इनकम है वो PGBP की इनकम है, ठीक है, बट अगर कोई और पर्सन रेंट पे दे देता है टेम्परेरी, ठीक है, और उससे कुछ रेंटल इनकम हो जाती है, ये उसका बिजनेस नहीं है, उसने वैसे ही 10 दिन के लिए किसी को दिया और फिर वो पर्सन उसे जबरदस्ती कुछ पैसे पकड़ा गया कि सर ऐसे नहीं रखूंगा, सो इन दैट केस, ठीक है, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो क्लियर है? सर इसमें वो वाली एग्जांपल आ सकती है कि आपका बिजनेस नहीं है बट आपने लैंड दे दी है, कि लाइक लैंड मतलब एक प्लॉट खाली पड़ा है और आपने जैसे आपने बताया था ना पार्किंग के लिए दे दी, एग्जांपल है वो जो लैंड है हमारे, तो उन्होंने किसी को पार्किंग के लिए दे दी, पैसे पड़ी है और आपने उसे कोई भी लाइक वहां पे फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकता है इसमें। लैंड यहीं पर आती है जी, ठीक है, या PGBP के अंदर चली जाएगी और कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में तो एक बहुत की वर्ड था जी, बिल्डिंग होनी जरूरी है, ठीक है। तो अगर वेकेंट लैंड है वो भी IOS के अंदर आती है। क्लियर है जी? ये आपका बिजनेस ना हो तो आप यहां पर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जिस बिल्डिंग के साथ ही दे दी, ये हम हाउस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, दोबारा से आपको सारा रिकॉल करवा देता हूं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मशीनरी है, आपको ना यहाँ पे देखना पड़ेगा असेंस क्या है। बिल्डिंग इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आप अलग अलग रेंट तो बता दीजिए, अगर आप मेरे को अलग अलग बता दो कि बिल्डिंग का रेंट 10,000 है और मशीन का 5,000 है, बात ही खत्म हो गई। बिल्डिंग को मैं हाउस प्रॉपर्टी में ले जाऊंगा, 5,000 को देखूंगा PGBP में लेके जाना है क्या IOS में लेकर जाना है, बट बिल्डिंग का कहां पे चला जाएगा, 10,000 हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन यहां पे वो कहता है कि सेपरेबल नहीं है जी, दोनों का मिलाकर 15,000 है। यहां पर मेरे को देखना पड़ेगा कि जी प्रिंसिपल नेचर किसकी है, मतलब मेन प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, ठीक है। अगर तो मैं कहता हूं कि सर ये मशीन इंपॉर्टेंट है, इसको रेंट पे लेना था, इसके साथ मैंने पूरा कमरा ही ले लिया क्योंकि मशीन को बार बार इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इन दैट केस ये जो पूरा का पूरा रेंट है वो प्लांट एंड मशीनरी का माना जाएगा। बट जैसे आप होटल में जाते हैं तो वहां पर बिल्डिंग भी है और छोटे मोटे इक्विपमेंट्स भी लगे हैं, लेटर से AC है, फ्रिज है, टीवी है। सो इन दैट केस वहां पे आप AC, TV, फ्रिज के लिए नहीं गए हैं बल्कि बिल्डिंग के लिए गए हैं।
सो इन दैट केस, या फिर फर्निश्ड हाउस है तो वो कहता है कि जी इनकम फ्रॉम लेटिंग। तो इस केस में जो मैं सेकंड केस बताया था जहां पे बिल्डिंग मेन है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए पूरा का पूरा। बट अगर सेपरेबल है फिर तो बात ही खत्म हो गई। इनकम फ्रॉम लेटिंग on hire plant and machinery belonging to the assessee along with building and the letting of the building is inseparable from the letting of the said machinery plant। तो और वो कहता है कि अगर ये पीजीबीपी में नहीं जा रहा तो आप इसे यहाँ पर ले आएंगे। बट फिर से बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट, प्रिंसिपल सप्लाई जैसे हम जीएसटी में बोलते थे वो देखनी पड़ेगी। अगर मशीनरी इंपॉर्टेंट है तभी पीजीबीपी या आईओएस में जाएगा। बट अगर आप कहते हैं सर मशीनरी तो नॉमिनल सी है, बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, फिर यह हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी पहले सैलरी में पढ़ाया, फिर पीजीबीपी में पढ़ाया और अब आईओएस में। और पहले दिन ही बोला था ये 3 जगह टैक्सेबल होती है जी। तो अगर एम्प्लॉयर ने खुद अपने लिए ही रख ली तो पीजीबीपी है, एम्प्लॉय को दे दी खुश होके तो सैलरी है, और सैलरी एम्प्लॉय की वाइफ को मिल जाती है, उसके घर वालों को या लीगल हायर्स को मिल जाती है तो ये आईओएस में आएगा। Any sum received by the keyman insurance policy including any sum allocated by way of bonus on such policy if the income is not taxable under the head PGBP or under the head salary। तो एक ही हेड बचता है जी हमारे पास, ठीक है। तो अगर पीजीबीपी में नहीं जा पा रहे क्योंकि आप एम्प्लॉयर नहीं है, सैलरी में नहीं जा पा रहे क्योंकि हम एम्प्लॉय नहीं थे, तो अब आपको कहां पर आना पड़ेगा आईओएस के।